जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचते हैं तो सबसे बड़ा मन में ये सवाल उठता है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कर लेंगे, पर वो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो कितना दिन रहेगा, उसकी लॉन्जेविटी कितनी रहेगी, क्या ये जीवन भर रहेगा कि नहीं रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता ब्रांच में। जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचते हैं तो सबसे बड़ा मन में ये सवाल उठता है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो कर लेंगे, पर वो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो कितना दिन रहेगा, उसकी लॉन्जेविटी कितनी रहेगी, क्या ये जीवन भर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसी टॉपिक को हम लेके आज डिस्कस करेंगे। मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसमें एक टर्म होते हैं जिसको बोलते हैं हम डोनर डोमिनेंस। डोनर डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, इसको हम डोनर एरिया बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट एरिया। जहाँ पे बाल नहीं होते उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट एरिया। तो जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हम डोनर एरिया से बाल निकाल के हम रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बाल ग्रो होंगे इस एरिया में तो वो उसी तरीके से ग्रो होंगे जैसे डोनर एरिया में ग्रो होते हैं। उसी किस्म का लेंथ होगा, उसी किस्म का उसका कलर होगा, टेक्सचर होगा और उसका लाइफ भी वैसा ही होगा। तो इसका मतलब होता है डोनर डोमिनेंस। और ऐसा होता भी है कि जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद जो हेयर ग्रो होते हैं वो आपके डोनर एरिया की तरह ही ग्रो होते हैं। पर अब सवाल ये है कि ये जो ग्रो हो गए हैं बाल, वो कितना दिन आपके सर पे रहेंगे, कितना दिन उसका लॉन्जेविटी रहेगा। तो इसको लेके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, कई सारे डॉक्टर्स ने खुद पे ही किए हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया है, ये जो आपके जो स्कैल्प के बाल है वो शरीर के अन्य हिस्सों में लगाया है, जैसे पैर में लगाए हैं, हाथ में लगाए हैं या तो फिर आईब्रोज में लगाए हैं। तो ये जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ डोनर एरिया, सर का डोनर एरिया से ये बाकी के शरीर के बाकी के हिस्सों में, तो क्या पाया गया, इनिशियली जब बाल ग्रो हुए तो वो अच्छे मोटे और लंबे, जैसे आपके सर के बाल ग्रो होते हैं वैसे ही ग्रो हुए। पर कुछ सालों बाद ये देखा गया कि ये जो बाल पहले जो बहुत मोटे और लंबे ग्रो कर रहे थे स्कैल्प हेयर की तरह, वो धीरे धीरे उसकी टेक्सचर और उसका कलर और उसका लेंथ चेंज होने लग गया रेसिपिएंट एरिया की हिसाब से। मान लीजिए अगर आईब्रो में ट्रांसप्लांट किया है तो इनिशियली पहले एकदम सर के बाल जैसे लंबे और काले ग्रो होने लगे थे, पर धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे बाकी के आईब्रोज के बाल होते हैं जैसे पतले और छोटे, धीरे धीरे ट्रांसप्लांटेड हेयर भी ऐसे ही ग्रो होने लगे, पतले और छोटे। और मान लीजिए जिसने पैरों में ट्रांसप्लांट कर रखा है तो जो पैरों के बाल होते हैं थोड़े पतले और छोटे, उसी हिसाब से वो ट्रांसप्लांटेड हेयर भी अपना आकार बदलने लग गया। तो इससे क्या समझते हैं हम? इससे समझते हैं कि रेसिपिएंट एरिया का भी इन्फ्लुएंस होता है ट्रांसप्लांटेड हेयर में। डोनर डोमिनेंस तो एक चीज़ है जिसके लिए हम ट्रांसप्लांट करते हैं, पर जहाँ पे लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट एरिया, वो भी बाल को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इंडिया से चले गए अमेरिका रहने 10-15 साल, है ना, तो हम में भी कुछ चेंजेस आएंगे। 15 साल बाद हम में भी जैसे उन लोगों का जैसा खान पान है हम वैसा अडाप्ट कर लेंगे, उन लोगों का जैसे रहने का तरीका है, कपड़ा पहनने का तरीका है, हम में भी कुछ चेंजेस आएंगी उसी कंट्री के हिसाब से, है ना। तो वैसे ही जैसे हम भी अगर नया एनवायरनमेंट में जाएंगे, बहुत साल रहेंगे, तो हम में भी चेंजेस आएंगे। वैसे ही जब आप DHT रेजिस्टेंट बाल जो डोनर एरिया से है उसको निकाल के जब हम रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं जो कि ओरिजिनली DHT रेजिस्टेंट है, वो भी धीरे धीरे उसमें भी पर चेंजेस आने लगेंगे। इनिशियली आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो होंगे, काले, घने और लंबे, पर धीरे धीरे उसमें भी हो सकता है चेंजेस आके वो भी धीरे धीरे पतले होने शुरू करें। और ये जो चेंज है ये सब पेशेंट में एक समान नहीं होता है। कोई पेशेंट में ये चेंज बहुत जल्दी आ सकता है और कोई पेशेंट में ये चेंज आने में थोड़ा समय लग सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको मेंटेन करने का ज़रूरत पड़ता है ना। तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास क्या क्या है, मेंटेनेंस क्यों करनी है? हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर का लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसको जितना हो सके उसको सर पे मेंटेन करने के लिए, तो ये होता है मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस के लिए हम क्या क्या हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल, फिर फिनेस्टेराइड, फिर कुछ आपके पास मल्टीविटामिन्स हो गए, कुछ प्रोसीजर्स हो गए जैसे PRP हो गया, माइक्रो नीडलिंग हो गया। तो ये सब जो प्रोसीजर्स है, मेडिसिन है, ये सब आपके बालों को मेंटेन करने के लिए। अब ये आप कितना दिन खाएंगे? नेचुरली आप जीवन भर तो ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते, जीवन भर PRP ले लिया, जीवन भर फिनेस्टेराइड ले लिया, ये करना तो किसी के लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना। सो आपको कितना दिन मेंटेन करना है, दवाई कब स्टार्ट करनी है, कब बंद करनी है, कैसे करके इसको मेंटेनेंस में रखना है, ये आपको सिर्फ एक डॉक्टर ही गाइड कर सकता है। कितना दिन में लेना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, और कब सेफ़ है दवाई लेना, ये सब आपको सिर्फ डॉक्टर ही गाइड कर सकता है। तो इसका मतलब है जब भी आप ट्रांसप्लांट करने जाएं, आप ऐसे क्लिनिक में ही करें जहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्टर हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट करना ही वहीं पे बंद नहीं हो जाता, उसके बाद आपको फॉलोअप की भी बहुत ज़रूरत होती है। आपको बीच बीच में जो भी डॉक्टर ट्रांसप्लांट किए हैं उनके साथ बीच बीच में अगर आप संपर्क में रहेंगे तो आपके जो मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप, जैसे मैंने बोला, ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर क्लिनिक से ही करनी है, जहाँ पे आप एक प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके उनके हाथ से ही ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो ट्रांसप्लांट के 3 स्टेप्स जो होते हैं, स्लिटिंग, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांट। जो ये स्लिटिंग और ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन है ये आपको डॉक्टर से ही करवानी है ना। बाकी जो इम्प्लांट है वो आप टेक्नीशियन ही करते हैं, पर ये जो स्टेप है आपको ऐसे क्लिनिक में करना है जो डॉक्टर ही करे। तो आपके सर्जरी के लिए भी ये एक सेफ्टी रहेगा, आपका रिज़ल्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। और कई सारे क्लिनिक ऐसे हैं जिसमें आप मान लीजिए बहुत कम रेट में आपको सर्जरी ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का एक ऑल ओवर इंडिया थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहेगा, पर एक स्टैंडर्ड रेट रहता है ना। पर इससे आपको अगर कोई हाफ प्राइस में ऑफ़र करता है सर्जरी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक घोस्ट सर्जरी के शिकार हो। घोस्ट सर्जरी का मतलब क्या होता है कि जो सब प्रोसीजर टेक्नीशियन करता है और वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए होता है। तो ऐसे किस्म के मार्केटिंग जो गिमिक्स होते हैं उस पर आप ना पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो हेल्थ के लिए भी, आपका जो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, आपका जो सर्जरी के रिज़ल्ट के लिए भी बेहतर है ना। जैसे मान लीजिए आप एक आईफ़ोन ख़रीदने गए है ना, अगर आप 60-70,000 के रेंज के आईफ़ोन को बोलेंगे हमको 10,000 में ख़रीदना है तो वो तो नहीं मिलेगी, है ना। आपको एक डुप्लीकेट चाइनीज़ ही मिलेगा। तो वैसे ही हिसाब से आपको ट्रांसप्लांट का भी एक जो कॉस्ट पड़ता है वो एक मन में रख के ही ट्रांसप्लांट की एक प्राइसिंग करी जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो चीप रेट में करेंगे सर्जरी, वो भी मेरे ख्याल से उतना सेफ़ नहीं रहता है। सो बोलने का मतलब है, आप जब भी सर्जरी करें आप एक प्रॉपर डॉक्टर रन क्लिनिक में ही जाके करवाएं, और ताकि आपका सर्जरी सेफली हो, रिज़ल्ट भी अच्छा है, आपका जो ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है वो भी सेफ़ रहे, और उसके बाद जो आपको फॉलोअप करने के लिए, आपके बालों को जो मेंटेन करने के लिए, गाइड करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर का भी होना बहुत ज़रूरी है ना। थैंक यू सो मच।